प्रिय छात्रों, पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन के बारे में कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, उसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सदस्य का निष्कासन कैसे होता है, सदस्यता कैसे ग्रहण की जाती है और सदस्य का निलंबन कैसे किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा था। अब आज हम लोग यूएनओ के अंगों के बारे में पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कुल कितने अंग हैं। तो उन अंगों में कुल अंगों की संख्या आपकी कितनी है? प्रत्यक्ष अंगों की संख्या आपका 6 है और इस 6 प्रत्यक्ष अंगों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपका पहला अंग कौन सा है? महासभा। और इस महासभा को जनरल असेंबली के नाम से इंग्लिश में जाना जाता है। अब इस महासभा पे जो क्वेश्चन बनते हैं या जो आपका टॉपिक आता है या पॉइंट्स आता है, उसको हमने एक एक करके चर्चा करेंगे। जैसे कि महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद, अब आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि विश्व की लघु संसद आखिर कहते क्यों हैं। तो विश्व की लघु संसद इसलिए कहते हैं क्योंकि कल ही हम लोगों ने देखा कि यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 193, 193। तो यूएनओ में सदस्य देशों की कुल संख्या 193 है, जबकि यूएनओ ये कहता है कि विश्व में कुल देशों की संख्या कितनी है? 196। तो जब यूएनओ के अनुसार स्वतंत्र अस्तित्व वाले देशों की कुल संख्या 196 है, तो इस 196 देशों में से 193 देश किसके प्रतिनिधि माने जाते हैं? महासभा के प्रतिनिधि या यूएनओ के प्रतिनिधि होते हैं। और जब यूएनओ के महासभा का वार्षिक अधिवेशन होता है तो ये 196 देशों में से 193 देशों के लोग जब एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, तो इस कारण से इसे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा पॉइंट्स में ये आ जाएगा कि महासभा का वार्षिक अधिवेशन अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसको इस तरीके से जान लीजिए कि जैसे कि हमारा संविधान है और उस संविधान में संसद होती है और संसद के सत्र का आयोजन किया जाता है और उसी सत्र को अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी तरीके से महासभा का भी अधिवेशन या सत्र प्रत्येक वर्ष होता है। अब इसका जो अधिवेशन या सत्र प्रारंभ होगा वो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होकर के कब तक चलेगा? तो दिसंबर माह तक चलेगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा करंट के रूप में अगर जानना चाहते हैं तो वर्तमान में महासभा का कौन सा अधिवेशन चल रहा है? तो 76वां अधिवेशन चल रहा है। महासभा का 76वां अधिवेशन रन कर रहा है, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि सितंबर माह के तीसरे मंगल से शुरू होगा और कब तक चलता रहेगा? दिसंबर माह तक चलता रहेगा। तो अभी जो आपका अधिवेशन हुआ है वो कौन सा क्रम में था? 76वां अधिवेशन। अब इस पर यह भी क्वेश्चन बन जाता है कि इस 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया। तो इसके अध्यक्षता के संबंध में अगर करंट के रूप में जाते हैं तो इस 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता जो किए थे वो मालदीव के मंत्री थे। मालदीव के मंत्री, और उस मालदीव के मंत्री का नाम क्या था? तो उनका नाम था अब्दुल शाहिद। अब्दुल शाहिद। और ये जो थे मालदीव के मंत्री थे और इन्होंने 76वें अधिवेशन की क्या किया? अध्यक्षता किया था। ठीक। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन इस पे और बन जाता है कि वह कौन सा भारतीय महिला है जिसने महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो इसको हमने अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि यूएन महासभा में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसके संबंध में ये आंसर हो जाता है पंडित विजय लक्ष्मी। पंडित विजय लक्ष्मी। तो इस तरीके से ये यूनाइटेड नेशन महासभा या जनरल असेंबली में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित कह सकते हैं या पंडित विजय लक्ष्मी भी कहा जा सकता है। और इनके द्वारा अध्यक्षता किस सन में की गई थी? तो 1953-54 में इनके द्वारा यूएन महासभा की क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी। तो इस तरीके से आपका
महासभा का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो सितंबर माह के तीसरे मंगल से शुरू होगा और दिसंबर माह तक चलता है। जो इस बार अधिवेशन हुआ वो कौन सा अधिवेशन था? ये आपका 76वां अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता किसने किया? मालदीव के मंत्री थे अब्दुल शाहिद। भारत के संबंध में अगर पूछेगा कि महासभा में अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पंडित विजय लक्ष्मी, जिनका कार्यकाल कब से कब तक का था? 1953 से 54 तक। उसके बाद आ जाइए अब इस तीसरे पॉइंट पे कि नियुक्ति के संबंध में जो भी कार्य होगा वो सभी किसके द्वारा किया जाता है? महासभा के द्वारा। मतलब अगर यूएन में नियुक्ति से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए कि फलाने की नियुक्ति कौन करता है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, या सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो भी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या जाएगा? महासभा। जैसे इसको हमने इस साइड में बना करके लिख दिया है कि नियुक्ति संबंधी कार्यों को किसके द्वारा किया जाएगा? महासभा के द्वारा। और ये नियुक्ति में कौन कौन सा हो गया? जैसे कल हम लोगों ने पिछले क्लास में ये देखा था कि सुरक्षा परिषद, और उस सुरक्षा परिषद में हम लोगों ने देखा कि दो प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। एक होता है आपका स्थायी सदस्य और दूसरा होता है अस्थायी सदस्य। तो इस तरीके से आपके अस्थायी सदस्य जो होते हैं, कल भी हमने बताया था कि स्थायी सदस्य 24 अक्टूबर 1945 से उसी रूप में बने हुए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 5। जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या हमने कल बताया था कि 10 होती है, और इन अस्थायी सदस्यों का जो 10 संख्या है इनका कार्यकाल निर्धारित है। और वो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। यानी कि जब 2 वर्ष के बाद इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो इन अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? महासभा के द्वारा। उसके बाद से आपका आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये आपका तीसरे अंग के रूप में है। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कुल 54 सदस्य देशों से मिलकर गठित होता है, और इन 54 सदस्य देशों का कार्यकाल 3 वर्ष के लगभग होता है। और 3 वर्ष के पश्चात जब ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो इन नए सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? महासभा के द्वारा। उसके बाद से ये थोड़ा शार्ट में हमने लिखा हुआ है इंट, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट। कोर्ट यानी कि न्यायालय, इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी 15 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है, और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निर्धारित है। और इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। जब 9 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब इनके जगह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? महासभा या जनरल असेंबली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद से यूएनओ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? महासभा के द्वारा की जाती है। अब जैसे कि अभी तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि महासचिव जो होता है वो सचिवालय का प्रमुख अंग होता है, सेक्रेटरीट का प्रमुख अंग होता है। अब इस महासचिव का भी कार्यकाल निर्धारित है, और ये 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और इस 5 वर्ष के कार्यकाल समाप्ति के बाद नए महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो महासभा के द्वारा की जाएगी। इस पे क्वेश्चन और भी बनते हैं जिसके बारे में हम लोग सचिवालय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन अगर करंट अफेयर्स में जाते हैं तो एक तरीके से यूएन का वर्तमान महासचिव अगर पूछ देता है तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं। एंटोनियो गुतरेस, ये कई परीक्षाओं में आ भी चुका है, ठीक। और इस पर अब अगला करंट में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं। ये किस देश के हैं? पुर्तगाल के हैं। इनके योग्यता वगैरह के संबंध में कहीं भी यूएन चार्टर में कोई वर्णन नहीं किया गया है। केवल और केवल यूएन महासचिव की नियुक्ति आपका राजनीतिक विचारण के आधार पर किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि जितनी भी यूएनओ में नियुक्ति से संबंधित कार्य होंगे वो किसके द्वारा किया जाएगा? महासभा के द्वारा। और उसके बाद जो भी यूएनओ का बजट वगैरह पारित करना है वो बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? महासभा के द्वारा किया जाता है। तो अब इसमें इतने सारे पॉइंट्स हो गए
कि जनरल असेंबली को विश्व की लघु संसद कहा जाता है। विश्व की लघु संसद इसलिए कहा जाता है कि यूएनओ ये कहता है कि विश्व में कुल देशों की संख्या 196 और उस 196 देशों में 193 देश इसके प्रतिनिधि हैं, और जब एक ही साथ अधिवेशन में इकट्ठा होते हैं, एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं, इस कारण से इसे विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। इसका वार्षिक अधिवेशन जो होता है सितंबर माह से शुरू होगा और दिसंबर माह तक चलता रहता है। और वर्तमान में इसका कौन सा अधिवेशन रन किया है, तो वो 76वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मालदीव के मंत्री अब्दुल शाहिद के द्वारा किया गया। जितने भी नियुक्ति से संबंधित कार्य हैं, उन सभी नियुक्तियों से संबंधित कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, महासभा के द्वारा किया जाता है। बजट के संबंध में जो भी कार्य करना होता है वो बजट के संबंध में भी कार्य किसके द्वारा, महासभा के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे संविधान में या हमारे देश में भी हर साल बजट वगैरह जो हर साल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत किया जाता है, उसी तरीके से महासभा भी यूएन बजट तैयार करती है। अब एक क्वेश्चन ये कि महासभा में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पंडित विजय लक्ष्मी थी। वर्तमान का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव हैं, हालांकि इसको सचिवालय वाले चैप्टर में हम लोग और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें क्रम भी कभी कभार पूछ देता है कि एंटोनियो गुतरेस का कौन सा क्रम है या फिर इसके पहले कौन से महासचिव थे। तो जितने भी महासचिव हुए हैं या प्रथम महासचिव कौन हुआ, किस देश का था, ये सारी चीज़ें हम लोग सचिवालय वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला अंग आपका कौन सा था, यूएनओ का प्रत्यक्ष अंग, महासभा के बारे में हम लोग देखें। अब यूएनओ का जो दूसरा अंग है उसे सुरक्षा परिषद या सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में थोड़ा सा कल भी चर्चा हो गई थी या पिछले वीडियो में या पिछले क्लास में हुई थी। और इस सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य शामिल होते हैं। एक होता है आपका स्थायी सदस्य, एक होता है स्थायी सदस्य, और दूसरा होता है आपका अस्थायी सदस्य। अस्थायी सदस्य। अब यहाँ पर जो आपके स्थायी और अस्थायी सदस्य जो होते हैं, स्थायी सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, 5। और ये 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसको ट्रिक के माध्यम से हमने चर्चा किया था। ABCFR, ABCFR, ये 5 अल्फ़ाबेटिकल अक्षर से 5 देशों का नाम निकलेगा, जिसमें A फॉर क्या हो गया, A फॉर आपका अमेरिका, A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस और R फॉर रसिया। तो इस तरीके से स्थायी सदस्यों की कुल संख्या 5 है। और पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि इसी 5 सदस्य देशों को कौन सी शक्ति प्राप्त है, वीटो पावर। वीटो पावर, जैसे कि कल हम लोगों ने सदस्यता के बारे में पढ़ा था, और सदस्यता के बारे में पिछले क्लास में जो पढ़ा था कि जो आपके सदस्यता प्रदान करने के संबंध में बात की गई थी कि महासभा के सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर महासभा 2/3 बहुमत से पारित करता है, और उसके बाद से पुनः महासभा भेज देता है सुरक्षा परिषद के पास, और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से, मतलब ये स्थायी और अस्थायी को मिलाकर के उनकी संख्या कितना बताए थे, 15। और उस 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों का सकारात्मक मत होना चाहिए। अब इस 9 में 5 जो स्थायी सदस्य हैं ABCFR, इन 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना अनिवार्य है। अगर ये किसी भी मैटर पे अपना निगेटिव मत देते हैं, निगेटिव वोट देते हैं, नकारात्मक मत देते हैं, तो उसी नकारात्मक मत को किस नाम से जाना जाता है, तो वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। तो इस पे क्वेश्चन ये कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, तो स्थायी सदस्यों की कुल संख्या 5, और ABCFR के रूप में इसे ट्रिक के रूप में जाना जा सकता है। A फॉर अमेरिका, B फॉर ब्रिटेन, C फॉर चाइना, F फॉर फ्रांस, R फॉर रसिया। अब आ जाइए आपका अस्थायी सदस्य। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है और इनका कार्यकाल निर्धारित है। इन सदस्यों का क्या निर्धारित है,
कार्यकाल निर्धारित है। इस कार्यकाल के संबंध में कितना कार्यकाल निर्धारित है? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का मतलब कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के पश्चात ये अपने पद से हट जाते हैं और इनकी जगह पे नए सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब एक क्वेश्चन कि भारत क्या सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तो है नहीं, भारत जो है अस्थायी सदस्य कितनी बार बन चुका है? तो भारत के संबंध में अगर बात की जाए तो भारत अब तक सुरक्षा परिषद का 8 बार सदस्य निर्वाचित हो चुका है। कितनी बार? 8 बार निर्वाचित। अब इस पे 8 बार निर्वाचित में जो मुख्य पॉइंट आता है कि जाहिर सी बात है कि पहली बार कब हुआ था या फिर अंतिम 8वीं बार कब हुआ था। तो थोड़ा सा इसको जान लेते हैं कि 8 बार में भारत जो है वो पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951-52 में, 2 सालों के लिए। उसके बाद से 8वीं बार कब हुआ था? 8वीं बार, तो 8वीं बार में ये वर्तमान में क्या है? कार्यरत है। ये करंट के रूप में हो जाएगा कि वर्तमान में ये क्या है? कार्यरत है। और ये वर्तमान में कार्यरत में किस सन के लिए कार्यरत हुआ है? तो 2021 और 2022 के लिए। अब कभी कभार जैसे करंट अफेयर्स वगैरह में आप लोग कई परीक्षा दिए होंगे, दे रहे होंगे, तो इधर भी करंट अफेयर्स के रूप में 1 साल बैक के भी क्वेश्चन को क्या कर दे रहा है? उठा दे रहा है। तो अब पहली बार हो गया, वर्तमान का भारत के संबंध में हो गया, तो इसके पहले 7वीं बार कब हुआ था? इसको भी थोड़ा सा आप लोग फोकस रखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये 7वीं बार जो हुआ था ये हुआ था आपका 2011-12 में। तो इस तरीके से भारत जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कुल 8 बार निर्वाचित हो चुका है। और इस 8 बार में पहली बार आपका हुआ था 1951-52, उसके बाद से 7वीं बार हुआ था 2011-12 और अंतिम 8वीं बार में ये वर्तमान में कार्यरत है और इसका कार्यकाल 2021 से 2022 तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका सुरक्षा परिषद का ये दूसरा अंग भी समाप्त होता है। तीसरे अंग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यूएनओ का जो तीसरा अंग है उस तीसरे अंग को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के नाम से जाना जाता है। इस पे मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन इस हेडिंग पे बनते हैं, इस अंग पे बनाए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसका गठन कितने सदस्यों से मिलकर होता है। तो यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अंग का गठन जो होता है वो आपका 54 सदस्यों से मिलकर होता है, 54 सदस्यों से। और उसके बाद से जब इसका गठन हो गया तो जाहिर सी बात है कि इनका कार्यकाल भी निर्धारित होगा। तो इस आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का। और 3 वर्ष के पश्चात ये क्या हो जाते हैं? रिटायर कर जाते हैं। और इनकी जगह पे नए सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति के संबंध में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या जाता है? महासभा। तो इस तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का, और जब 3 वर्ष का कार्यकाल इनका समाप्त हो गया तो नए सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो वो की जाएगी महासभा के द्वारा। यानी कि अगला पॉइंट क्या हो गया कि इन सदस्यों की नियुक्ति महासभा के द्वारा। उसके बाद से जो इसका अगला वो होता है वो वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन। तो इस तरीके से आपके यूएनओ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो वार्षिक अधिवेशन होता है वो वर्ष में 2 बार होता है, वर्ष में 2 बार होता है। कब कब होता है? तो पहला अधिवेशन जो होगा वो अप्रैल माह में, पहला अधिवेशन अप्रैल माह में, और दूसरा अधिवेशन जुलाई माह में, जुलाई माह में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल माह वाला अधिवेशन कहाँ संपन्न होता है या जुलाई माह वाला कहाँ संपन्न होता है? तो अप्रैल माह का जो अधिवेशन है वो आपका आयोजित जो किया जाता है वो किया जाता है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और जुलाई माह वाला जो अधिवेशन होगा तो ज से जुलाई और ज से क्या निकाल लीजिए? जिनेवा, ज से जुलाई और ज से जिनेवा। तो इस तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का वार्षिक अधिवेशन जो होगा वो आपका अप्रैल माह में न्यूयॉर्क में, तथा दूसरा अधिवेशन
जुलाई माह में कहाँ पर संपन्न होता है? जिनेवा। तो इस तरीके से आर्थिक एवं सामाजिक परिषद से 1 2 3 4 क्वेश्चन कि इसका गठन 54 सदस्यों से मिलकर होता है, जिनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का, और इन सदस्यों की नियुक्ति महासभा के द्वारा, और इसका वार्षिक अधिवेशन वर्ष में 2 बार, पहला आपका अप्रैल माह में न्यूयॉर्क में और दूसरा अधिवेशन जुलाई माह में जिनेवा में संपन्न होता है। यूएनओ का चौथा अंग कौन सा है आपका? सचिवालय। और इस सचिवालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट। और इस सचिवालय का प्रधान या मुखिया कौन होता है? तो इस सचिवालय का प्रधान या मुखिया आपका महासचिव कहलाता है। महासचिव। अब महासचिव जो है वो सचिवालय का प्रमुख या प्रधान या मुखिया कहलाता है। अब इस महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति के संबंध में अगर आंसर देना होगा तो क्या देंगे आप लोग? महासभा। तो महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? महासभा के द्वारा। अब जब नियुक्ति हो गई तो जाहिर सी बात है कि इसके कार्यकाल का भी निर्धारण किया जाएगा। तो यूएनओ के महासचिव की जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका 5 वर्ष का, और इस 5 वर्ष के बाद अगर इसका कार्यकाल पूरा होता है तो पुनः इस पद पर वह निर्वाचित किया जा सकता है। और इसके योग्यता के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया गया, जैसे कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, महान्यायवादी हैं, तो इनके योग्यता के संबंध में संविधान में निर्धारित किया गया है, जबकि यूएन महासचिव के किसी भी योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। ये केवल और केवल आपका राजनीतिक विचारण के आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब इस पे जो अगला क्वेश्चन बनता है वो अगला क्वेश्चन बनता है कि प्रथम महासचिव कौन हुआ? प्रथम महासचिव कौन हुआ? तो यूएनओ का जो प्रथम महासचिव हुए थे वो थे आपके त्रिगवेली। क्या है? त्रिगवेली। और ये जो त्रिगवेली है इस पे अगला क्वेश्चन ये पूछ देता है कभी कभी कि लड़के ये सोचते हैं कि प्रथम महासचिव त्रिगवेली हुए, मेरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया, जबकि कभी कभार ये पूछ देता है कि यूएनओ का जो प्रथम महासचिव हुआ था त्रिगवेली वो किस देश के थे? तो ये थे आपके नॉर्वे के। ये कहाँ के थे? नॉर्वे के। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो यूएनओ के प्रथम महासचिव हुए वो त्रिगवेली हुए, और इनके ये किस देश के थे? नॉर्वे के। और इनके द्वारा एक क्वेश्चन और कि जितने भी महासचिव हुए ये सभी महासचिव में 2 ऐसे महासचिव हैं जिनकी मृत्यु हो गई थी या जिनके द्वारा कार्यकाल पूरा होने के पहले इनके द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था। तो त्रिगवेली ऐसे महासचिव हैं जिन्होंने अपने पद से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया था, और मतलब कार्यकाल पूरा होने के पूर्व ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो एक क्वेश्चन इस पर ध्यान दीजिएगा कि ऐसा महासचिव जो कार्यकाल पूरा होने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया। दूसरा, ये प्रथम महासचिव हुए। दूसरे जो महासचिव हुए थे वो थे डैग हैमरशोल्ड। डैग हैमरशोल्ड। अब ये डैग हैमरशोल्ड किस देश के थे? तो ये थे आपके स्वीडन के। और ये ऐसे महासचिव हुए थे जिनकी कार्यकाल के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। कार्यकाल के दौरान मृत्यु। तो इस तरीके से ये जितने भी अब तक महासचिव हुए उस महासचिव में केवल ये 2 ऐसे महासचिव हैं जो कार्यकाल पूरा करने के पहले इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, और डैग हैमरशोल्ड दूसरे महासचिव, पहला ये और दूसरा ये हुए थे, और पद पर रहते हुए ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जो अगला क्वेश्चन इस पे बनता है कि वर्तमान महासचिव कौन है? तो वर्तमान महासचिव, अभी हम लोगों ने पिछले महासभा में इसके बारे में चर्चा किया था कि वर्तमान महासचिव कौन है। तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस हैं, और ये एंटोनियो गुतरेस किस देश के हैं? तो एंटोनियो गुतरेस पुर्तगाल के हैं। अब इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल जो है वो कब से है? तो इनका कार्यकाल जो है 2017 से अब तक है। 2017 से अब तक।
अब जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि 2017 से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तब तो इनको अब तक पद से हट जाना चाहिए, लेकिन दोबारा यह 5 साल के लिए अपने पद पर क्या किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं। तो इनका एक तरीके से वर्तमान महासचिव का कार्यकाल 2017 से पूरा होगा, और अगर दूसरे कार्यकाल को पूरा कर लिए तो ये 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे। कभी कभार अब इसमें आपके वर्तमान महासचिव के बारे में हालांकि हमने लिखा था, लेकिन यहाँ भी हम लिख देते हैं कि वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुतरेस, और ये किस देश के हैं, तो ये हैं आपके पुर्तगाल के, पुर्तगाल। अब उसके बाद से जब वर्तमान में इनका कार्यकाल 2017 से है, तो इसके पहले वाला भी आप लोग एक बार याद रखिए कि इसके पूर्व वर्तमान महासचिव के पूर्व कौन कार्यरत था, तो वर्तमान महासचिव के पूर्व बान की मून थे, बान की मून। और ये बान की मून किस देश के थे, ये थे आपके दक्षिण कोरिया के। और इनका कार्यकाल जो है वो 2007 से शुरू होकर के 2017 तक चलता है। तो ये भी एक तरीके से आपका क्या है, 2 कार्यकाल के लिए बान की मून निर्वाचित किए जा चुके हैं। थोड़ा सा एक बात और आप लोग ध्यान दे दीजिए, कभी कभार छोटी छोटी परीक्षाओं में, जैसे कि अभी कोई परीक्षा हुई थी तो कुछ बच्चे हमसे बता रहे थे कि क्रम वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है। तो पहला आपके कौन हुए, त्रिगवेली, दूसरा आपका कौन हुआ, डैग हैमरशोल्ड। वर्तमान में जो ये एंटोनियो गुतरेस हैं, इनका मतलब कि क्रम में कौन सा स्थान है, तो ये 9वां हो गए। अब 8वां अगर पूछ देता है तो क्रम में 8वां कौन हो जाएंगे, आपके बान की मून हो जाएंगे। तो इस तरीके से वर्तमान महासचिव 9वां महासचिव एंटोनियो गुतरेस, और आपके 8वें महासचिव जो हुए थे वो बान की मून थे। अन्नों का जो 5वां अंग है वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पे कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में पुटअप होते हैं, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये स्थित कहाँ है। ठीक, एक क्वेश्चन आपका स्थित से हो गया। फिर उसके बाद से इसका गठन कितने न्यायाधीशों से होता है। फिर उसके बाद से इन न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। फिर उसके बाद से आपका इसकी कार्यकारी भाषा कौन कौन सी है, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो इस तरीके से 4-5 क्वेश्चन, अभी और आगे हम कुछ बताएंगे पॉइंट कि क्या क्या आता है। तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है वो हेग में स्थित है, द हेग। और ये द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड, नीदरलैंड। उसके बाद से इन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो कितने न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है, तो वो होता है आपका 15 न्यायाधीश। अब अगर, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 वर्ष का। तो जाहिर सी बात है कि 9 वर्ष के बाद ये न्यायाधीश अपने पद से रिटायर होंगे, तो इनकी जगह नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो अगर नियुक्ति के संबंध में पूछा जाए कि इन न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो इन न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो कौन करता है, महासभा के द्वारा किया जाता है। ठीक, और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो कार्यकारी भाषा है वो कौन सी है, तो वो है आपका इंग्लिश और फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है, जो कि 15 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है। और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है, और इसकी कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। ठीक, अब जैसे कि ये 15 न्यायाधीश होते हैं, तो इस 15 न्यायाधीशों में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है, और बाकी न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं। तो भारत के संबंध में अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है कि पहला भारतीय व्यक्ति कौन था जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हुआ था। तो अगला पॉइंट आपका बन जाता है कि नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। तो नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश। उसके बाद से इसी भारत के संबंध में ये भी पूछ देता है कि नियुक्त प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन हुआ। तो इस तरीके से
आपका जो नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश के रूप में हुए थे वो हुए थे आपके BN राव, और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हुए थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहला भारतीय न्यायाधीश के रूप में BN राव, और अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय कौन हुआ था? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब इस समय करंट में एक तरीके से एक क्वेश्चन आप इसको ऐड कर सकते हैं कि वर्तमान में कार्यरत भारतीय न्यायाधीश, वर्तमान में कार्यरत भारतीय न्यायाधीश, तो वर्तमान में कार्यरत जो भारतीय न्यायाधीश हैं वो हैं आपके दलबीर भंडारी, दलबीर भंडारी, और ये भारत के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले ये वर्तमान के न्यायाधीश हैं। अब एक क्वेश्चन ये बन जाता है इस पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय के रूप में तो अभी तक कोई हुआ ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कोई महिला नहीं हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंट यानी कि इंटरनेशनल COURT कोर्ट में नियुक्त पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाली जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो थी आपकी रोसाइलिन हिंगिस, रोसाइलिन हिंगिस, हिंगिस। अब जाहिर सी बात है कि जब रोसाइलिन हिंगिस पहली महिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुई थी तो ये किस देश की थी? तो ये ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन की निवासी थी। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है, जो 15 न्यायाधीशों से मिलकर गठित होता है, और उसके बाद से इन न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष का तथा इन न्यायाधीशों की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहला जो भारतीय न्यायाधीश के रूप में थे वो थे आपके BN राव, और प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। और वर्तमान में भारतीय न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यरत है? तो दलबीर भंडारी कार्यरत। यहाँ भारतीय शब्द छूट गया है, तो भा का मतलब भारतीय न्यायाधीश का मतलब दलबीर भंडारी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपकी रोसाइलिन हिंगिस, और किस देश की थी? ब्रिटेन की। अब देखिए, जैसे कि अध्यक्ष के बारे में चर्चा हुई थी कि भारतीय अध्यक्ष के रूप में कौन निर्वाचित हुआ था? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब अगर करंट में पकड़ते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में कार्यरत अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कार्यरत जो अध्यक्ष हैं वो हैं, अध्यक्ष के रूप में जो वर्तमान में कार्यरत हैं वो हैं अब्दुल कवी यूसुफ, अब्दुल कवी यूसुफ। अगर देश का नाम पूछता है तो ये देश में सोमालिया के निवासी हैं। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान कार्यरत अध्यक्ष अब्दुल कवी यूसुफ हैं, जो सोमालिया के निवासी हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की गणपूर्ति होनी चाहिए? गणपूर्ति। अब कुछ लोगों को गणपूर्ति के बारे में जानकारी नहीं होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय गणपूर्ति। तो इसी गणपूर्ति को इंग्लिश में एक तरीके से कहते हैं कोरम या फिर कोटा। मतलब कि किसी भी कार्यवाही को संचालित करने के लिए कितने न्यायाधीशों की उपस्थिति होनी अनिवार्य है। तो 15 न्यायाधीशों में से 9 न्यायाधीशों की उपस्थिति अगर है तो कोई भी कार्यवाही करने के लिए वो गणपूर्ति या कोरम या कोटा पूर्ण माना जाएगा। और तब जाकर के अगर 9 न्यायाधीशों से संख्या कम है तो उस कंडीशन में ये गणपूर्ति का अभाव होगा और कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। जैसे कि जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो इस संसद में भी गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है।
इस संसद में भी गणपूर्ति का उल्लेख किया गया। जैसे कि संसद का सत्र होता है, संसद का क्या होता है, सत्र, और ये संसद का सत्र जो होता है वर्ष में मिनिमम 2 बार आयोजित किया जाता है और किसी भी दशा में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो जब संसद का सत्र प्रारंभ होता है तो इस संसद के सत्र के प्रारंभ में कितने सदस्यों की गणपूर्ति मानी गई है, तो इसके संबंध में ये कहा गया है कि कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, मतलब लोकसभा या राज्यसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग अगर उपस्थित है तो उस कंडीशन में वो गणपूर्ति मानी जाएगी और संसद की कार्यवाही चलाई जाएगी। अगर ये सदस्य संख्या 1/10 से कम है तो उस कंडीशन में गणपूर्ति या कोरम या कोटा का अभाव माना जाएगा और संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। तो उसी तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 9 न्यायाधीशों के गणपूर्ति या कोरम या कोटा से संपूर्ण माना जाता है। अब ये आपका 5वां अंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद से 6वां अंग आपका है न्यासिता परिषद। न्यासिता परिषद, और इस न्यासिता परिषद को ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल। और एक तरीके से ये केवल आपका गिनती मात्र का अंग है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। तो इस तरीके से यूएनओ के कुल अंगों की संख्या 6 है और 6 के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा कर चुके, डिटेल व्याख्या हो चुका। अब अगले क्लास के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा जो पिछले क्लास में चर्चा किया था हमने कि यूएनओ के प्रत्यक्ष अंगों की संख्या 6 है और अप्रत्यक्ष अंगों की तमाम रूप से करार के रूप में उनका गठन किया गया है, जिसके संबंध में हमने उदाहरण भी दिया था कि WHO, IBRD या फिर आपका यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO। तो ये जितने भी अप्रत्यक्ष अंग हैं उसको अगले क्लास में मैं ट्रिक के माध्यम से जो इस पे क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपका किस वर्ष ये स्थापित किया गया, उसके बाद से मेन आपका मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और इस मुख्यालय को हम ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को याद करा देंगे कि जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं, वाशिंगटन DC में कौन कौन से मुख्यालय स्थित हैं, या फिर आपका रोम में कौन सा मुख्यालय स्थित है, बर्न में कौन सा मुख्यालय स्थित है। ये सारी चीज़ें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको अगले क्लास में प्रोवाइड करा दूंगा।